मेरा नाम हानिया है। मेरा ताल्लुक कराची से है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे वालिद की परचून की दुकान थी और वालदा स्कूल टीचर थी। हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश और मुतमईन थे। मैं अम्मी से ज्यादा अबू के साथ अटैच थी। अबू मेरी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखते थे। वो बचपन ही से मेरी हर ख्वाहिश पूरी किया करते थे। अम्मी अक्सर बोला करती कि हानिया को सर पर इतना मत चढ़ाओ, आप उसकी आदतें खराब कर रहे हो। कल को इसने अपने ससुराल भी तो जाना है। और अबू अक्सर अम्मी की इस बात से चिढ़ जाया करते थे। वो कहते कि हम दोनों बाप बेटी के प्यार से जेलस होती हो तुम। हमारी एक ही तो बेटी है। अगर मैं इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं करूंगा तो फिर मेरे कमाने का क्या फायदा। ज्यादातर अबू मुझे अम्मी के स्कूल चले जाने के बाद अपने साथ दुकान पर ही रखते थे। जब मैं 6 साल की हुई तो मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। स्कूल का पहला दिन था। मैंने अम्मी के साथ घर जाने से मना कर दिया। स्कूल के गेट के बाहर मैं जिद करके बैठ गई कि अब्बू लेने आएंगे तो ही मैं घर जाऊंगी। उस दिन अम्मी ने मेरे मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि अब्बू मुझे लेने आ गए। उनको देखती ही मैं अब्बू की टांगों से लिपट गई और रोने लगी। अब्बू ने फौरन मुझे अपने सीने से लगाया और बोले, हानिया बेटा क्या हुआ है, इस तरह क्यों रो रही हो। तो अम्मी बोली, मैंने मारा है, आपने इससे इतना जिद्दी कर रखा है। जिद कर रही थी कि अब्बू के साथ ही जाऊंगी। अब्बू ने मुझे गोद में उठाया, फिर मेरी पसंद की चीजें मुझे दिलवाई, जिससे मैं अम्मी का थप्पड़ भूल गई और खुश हो गई। लेकिन मेरी वो खुशी ज्यादा देर की नहीं थी। जब एक दिन अब्बू को किसी की कॉल आई कि आपकी वालदा का इंतकाल हो गया है। मेरे अब्बू का घर गांव में था। अब अम्मी की नौकरी की वजह से हमें कराची शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि मेरे ननिहाल वाले कराची के रहने वाले थे और शादी से पहले अम्मी कराची में ही जॉब करती थी। तो उन्होंने अब्बू को फोर्स किया कि हम इधर ही रहेंगे। मेरी इतनी अच्छी जॉब है, मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती। मजबूरन अब्बू को भी साहिवाल छोड़कर कराची जाना पड़ा। मेरी दादी अब्बू के कराची जाने पर खुश नहीं थी। वो अपने बेटे को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहती थी। लेकिन अब अब्बू अम्मी के हाथों मजबूर थे और वो अपनी रोती हुई माँ को छोड़कर अम्मी के साथ कराची शिफ्ट हो गए। अब्बू को कराची से आए हुए काफी अरसा गुजर चुका था। इस दौरान अब्बू सिर्फ एक मर्तबा दादी से मिलने के लिए गए। दादी की लाख मिन्नतें करने के बावजूद भी अब्बू वहां नहीं रुके और कराची वापस आ गए। कभी कभार अब्बू चाचू के पास फोन करके घर वालों की खैर खैरियत मालूम कर लिया करते थे। अब्बू की याद में रो रो कर दादी की आंखों की बेनाई चली गई। अब्बू को किसी ने भी ना बताया। अब्बू के साहिवाल में ना रहने की वजह से चाचू लोगों ने अब्बू को बहुत पराया कर दिया था। कुछ भी हो जाता वो लोग अब्बू को कभी कुछ नहीं बताते थे। एक दिन जब अब्बू दुकान पर थे तो अब्बू को किसी की कॉल आई कि दादी इंतकाल कर गई हैं। कॉल किसी रिश्तेदार ने की थी। ये खबर सुनने के बाद अब्बू ज़ारो कतार रोने लगे। एक तो उन्हें अपनी माँ के चले जाने का दुख था और दूसरा ये दुख था कि उन्हें अपने सगे भाइयों ने नहीं बल्कि दूसरों ने दादी के इंतकाल की खबर दी है। ये सब सोच सोच कर अब्बू का दिमाग चकराने लगा। वो जल्दी से साहिवाल जाने के लिए तैयार हो गए। उन्हें क्या पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। अब्बू ने अम्मी को साथ चलने के लिए कहा तो अम्मी ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि शुरू से ही अम्मी की दादी से नहीं बनती थी। मैं अब्बू के साहिवाल जाने पर बहुत उदास थी, क्योंकि मैं कभी भी अपने अब्बू के बगैर नहीं रही थी। अब्बू मुझे प्यार करते हुए बोले, हानिया बेटा मैं जल्द आ जाऊंगा। मुझे आज भी अब्बू का वो चेहरा याद है जब उन्होंने घर के दरवाजे से निकलते हुए मुड़कर मेरी तरफ देखा था। अब्बू को साहिवाल गए हुए अभी सिर्फ 3 ही दिन हुए थे। जब चाचू की कॉल अम्मी के पास आई तो वो बोले कि भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनने के बाद अम्मी तो जैसे सख्ते में आ गई थी। मैंने बहुत मुश्किल से अम्मी को संभाला। अम्मी ने फोन करके मामू को बताया तो उन्होंने हमारे जाने के लिए ट्रेन की टिकट बुक करवा दी। हमारा सारा सफर रोते हुए गुजरा। जब हम दादी के घर पहुंचे तो अब्बू की मैयत देखकर हम माँ बेटी पर गम के पहाड़ टूट गए। मेरे लिए एक गम के बाद ये दूसरा गम था। पहले मैंने अपनी दादी को खोया, जिनका प्यार मैंने कभी देखा ही नहीं था, और अब अब्बू का गम जिसने हमें नढाल कर दिया था। हम 3 दिन वहां रहने के बाद वापस घर आ गए। किसी ने भी हमें वहां रुकने के लिए नहीं कहा था। अब अब्बू के चले जाने के बाद हमारी जिंदगी बहुत बदल गई थी। अब्बू के चले जाने के बाद अम्मी ना सिर्फ स्कूल में पढ़ाती बल्कि घर में बच्चों को ट्यूशन दिया करती थी, जिससे हमारा गुजर बसर हो रहा था। अब्बू के होते हुए अम्मी को किसी बात की कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन
अब सारी जिम्मेदारी अम्मी पर आन पड़ी थी। एक दिन जब मैं और अम्मी स्कूल से वापस आ रही थी तो गली के नुक्कड़ पर हमें मालिक मकान मिला। वो अम्मी से बोला कि मुझे घर का रेंट आज और अभी चाहिए। तब अम्मी ने उससे कहा कि मेरे पास अभी नहीं है, जब तनख्वाह मिलेगी तो मैं दे दूंगी। तो वो बदतमीजी पर उतर आया। वो बोला मेरा घर खाली कर दो। जैसे तैसे करके अम्मी ने उसे घर का किराया दिया। अम्मी के एक दोस्त ने अम्मी को मशवरा दिया कि तुम इतने बड़े घर में अकेली रहती हो, तुम कोई छोटा घर क्यों नहीं किराए पर ले लेती ताकि तुम्हें किराया देने में भी आसानी हो। इस तरह हम वो घर छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। वो बिल्कुल छोटा सा था। उस घर का मालिक और उसका बेटा बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं थे। अम्मी जानती थी कि वो शरीफ इंसान नहीं है, इसलिए अम्मी जहाँ कहीं भी जाती मुझे अपने साथ ही रखती थी। बाज दफा तो वो मुझसे इतना चिढ़ जाती कि गुस्से में बोलती तेरा बाप तुझे भी अपने साथ ही ले जाता। अम्मी ने मुझे जमाने की गर्म हवाओं से बचा कर रखा हुआ था। अबू के चले जाने के बाद मेरे चाचू लोगों ने हमारा हाल तक ना पूछा था। अम्मी के अपनों ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। इस मुश्किल घड़ी में हम माँ बेटी दोनों तन्हा थे। जब कभी अम्मी मुझे तन्हा घर छोड़कर जाती तो एक अजीब सा खौफ हमेशा उनके साथ रहता था। एक दिन बैठे बैठे पता नहीं अम्मी के दिमाग में क्या बात आई कि वो मुझसे बोली हानिया, मैं तुम्हारी शादी करके तुम्हारे फर्ज से आजाद होना चाहती हूँ। तुम्हारा बाप तो इस दुनिया में नहीं रहा, मैं अकेली औरत तुम्हारी कब तक जिम्मेदारी उठाऊंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा निकाह कर दूं ताकि मेरी परेशानी खत्म हो जाए। मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी अकेली रह लूंगी। अम्मी ने मेरे रिश्ते की बात चलाई तो साथ वाली हमसाई ने बताया कि अलीपुर गांव में एक रिश्ता है, अगर तुम कहती हो तो मैं बात चलाऊं। मैं यतीम थी तो वो मुझ पर तरस खा रही थी। अम्मी ने कहा कि तुम लड़के वालों को कहो कि वो आकर हानिया को देख जाए, अगर हानिया उन लोगों को पसंद आ गई तो फिर मैं जाके लड़का देख आऊंगी। वो हमसाई बोली लड़का देखने की क्या जरूरत है, लड़का तो हीरा है, ऐसा लड़का ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरी शादी हो रही है, क्योंकि मैं उस वक्त सिर्फ 16 साल की थी। इस उम्र की लड़कियां तो खिलौनों के साथ खेलना पसंद करती थी। मैं खामोश रही क्योंकि मैं खुद को अम्मी पर बोझ समझने लगी थी। लड़के वाले मुझे देख कर गए तो मैं उन्हें पसंद आ गई। मेरे निकाह में सिर्फ 7 लोगों ने शिरकत की। इस तरह मैं अपनी माँ को दुनिया के रहमो करम पर छोड़कर ना चाहते हुए भी कराची से अलीपुर चली गई। जब मेरी नजर मेरे शौहर पर पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो मुझसे उम्र में काफी बड़ा था। मेरा और उसका कोई जोड़ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद मेरा निकाह उस पहलवान से कर दिया गया। मैं किस्मत को कोसती या माँ को। इतनी कम उम्र में मेरी शादी कर दी। जब मैंने इस घर में कदम रखा तो मुझे अपनायत का एहसास हुआ। मेरी सास मुझे कमरे में ले गई। वो मुझे कमरे में छोड़ने के बाद कमरे से बाहर चली गई। मैं डर और खौफ के मारे खुद में सिमट कर बैठी हुई थी। जब मेरा शौहर कमरे में आया तो मैं उसे देख के डर गई और रोने लगी। वो समझ गया कि मैं उससे डर रही हूँ। वो मेरे पास आकर बैठा और मुझे समझाते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत छोटी हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हो। ये रस्सी लो और हर रात मुझे इससे बांधना ना भूलना, वरना इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैं जो पहले ही डर और खौफ के मारे बैठी हुई थी, अब तो डर के मारे मेरा जिस्म थर थर कांपने लगा कि पता नहीं ऐसा क्यों बोल रहा है। खैर मैंने वो रस्सी पकड़ी और कांपते हुए हाथों के साथ अपने शौहर को बांधने लगी। शौहर को बांधने के कुछ देर बाद वो सो गया, लेकिन सारी रात मैंने बैठकर गुजारी। मेरे जहन पर एक ही बात सवार थी कि पता नहीं इसको ना बांधने से क्या होगा। दूसरी तरफ मुझे सारी रात नींद ना आई। अगली सुबह जब मेरी सास और मेरी नंदों ने मुझे देखा तो वो बोली, क्या तुम सारी रात रोती रही हो जो तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं? मैं कुछ भी ना बोली। मेरा शौहर जो पास ही खड़ा था उसने नजरें झुका ली। अब तो ये रोज का मामूल हो चुका था। जब भी मेरा शौहर कमरे में आता तो मैं उसे रस्सी से बांध देती। उसने मुझे कभी भी खुद को बांधने से नहीं रोका था, बल्कि जब भी मैं उसे बांधने लगती तो वो खुद अपने हाथ आगे कर लेता। उसे बांधते हुए मुझे उस पर तरस आता, लेकिन मैं क्या करती। इस बात का किसी को भी नहीं पता था कि मैं अपने शौहर को हर रोज रात को रस्सी से बांध देती हूँ। एक दिन जब मेरी नंद मेरे कमरे की सफाई कर रही थी तो उसने वो रस्सी वहां पड़ी हुई देखी। तुम तो मुझसे पूछने लगी, हानिया ये रस्सी यहाँ क्या कर रही है? मैं चुप कर गई। उसके दोबारा पूछने पर मैंने ला इल्मी का इजहार कर दिया, जैसे कि मुझे कुछ पता ही ना हो। उसने वो रस्सी उठाई और बाहर फेंक दी। मैं बहुत परेशान थी। ये खौफ था जो मेरे सर पर मंडला रहा था। शाम के वक्त मेरा शौहर घर आया तो मैंने उसे बताया कि आपकी बहन ने रस्सी घर से बाहर फेंक दी है। तो वो बोला, तुम परेशान मत हो, स्टोर रूम में ऐसी बहुत सी रस्सियां पड़ी हुई हैं जिनसे तुम मुझे बांध सकती हो। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि इस बारे में घर के किसी भी फर्द को पता
पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं बोली, जी नहीं बताऊंगी। मेरी शादी को तकरीबन साल होने वाला था। मैं अपनी नंदों के साथ घर के काम काज में उनका हाथ बटाती थी। गांव में काम ज्यादा होता है, इसी वजह से रात को मैं इस कदर थक जाती थी कि मुझे अपना होश भी नहीं रहता था। एक रात मैं कमरे में देर से आई तो वो सो रहा था। इस डर से कि वो जाग ना जाए मैं रस्सी बांधना भूल गई। बिस्तर पर लेटते ही मैं नींद की वादियों में चली गई। मेरे ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि रस्सी ना बांधने की कितनी बड़ी सजा मुझे चुकानी पड़ेगी। मैं आराम और सुकून की नींद सो रही थी जब रात को तकरीबन 2 बजे का टाइम था तो मुझे अपनी गर्दन पर किसी के हाथों का दबाव महसूस हुआ। मैंने जल्दी से आंखें खोली और उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन हाथों की गिरफ्त इस कदर मजबूत थी कि मैं उठ ना सकी। मैं बेयकीनी से उस शख्स की तरफ देख रही थी जो मेरा हम सफर था, लेकिन मेरी जान का दुश्मन बना हुआ था। मैंने खुद को उसके हाथों से आजाद करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रही। उसकी तरफ देखकर मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे उसने कोई नशावार चीज खाई हो। कुछ देर के बाद उसने खुद ही मुझे अपनी गिरफ्त से आजाद कर दिया और आंखें बंद करके सो गया। मैं एक तरफ बैठी कितनी ही देर रोती रही। मुझे पता ही ना चला कि कब सुबह का उजाला हर तरफ फैल गया। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मेरी सास मेरी तरफ देखकर बोली, हानिया बेटा, तुम्हारी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। उनके इतना कहने पर ही मेरी आंखों से आंसू रवा हो गए। मैं ना चाहते हुए भी अपने आंसू को रोक ना पाई तो उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और बोली, अब बताओ क्या बात है? क्या किसी ने कुछ कहा है या किसी की कोई बात बुरी लगी है तो बताओ मुझे। मैंने उनको बताया कि उनके बेटे ने मेरे साथ क्या किया है। वो मुझे जान से मारने पर तुला हुआ था। ये सब सुनने के बाद मेरी सास बहुत परेशान हो गई। मेरी सास बोली, तुम फिक्र ना करो, मैं उससे बात करूंगी कि उसने क्यों ये हरकत की है। मैंने कहा, नहीं माँ जी, आप उनसे बात नहीं करेंगी। मुझे बहुत डर लगता है, अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वो वाकई मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं खुद ही उनसे बात करूंगी। लेकिन रात को जब वसीम कमरे में आए तो मेरी उनसे पूछने की हिम्मत ही ना हुई। कमरे में आने के बाद मैंने उन्हें रस्सी से बांधा। उनका रवैया मेरे साथ ऐसा था कि जैसे कोई बात ही ना हुई हो। मैं हैरान थी कि ये शख्स इतना नॉर्मल कैसे हो सकता है जबकि उसने रात को मेरी जान लेने की कोशिश की। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। आखिर क्यों मेरा शौहर मुझे खुद को बांधने के लिए कहता है। इसी कश्मकश में मुझे पता ही ना चला कि कब मेरी आंख लग गई। जब सुबह आंख खुली तो मेरा शौहर अपनी जगह बेखबर सो रहा था। जब मैं रस्सी खोलने के लिए उसके पास गई, रस्सी खोलते हुए मेरे हाथ रुक गए। मैं बेसाख्ता उसकी तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर बहुत मासूमियत थी। मैं सोचने लगी कि ये इंसान किसी की जान कैसे ले सकता है जो इतना मासूम है। जरूर कोई और बात है जो मैं समझ नहीं पा रही। इतनी देर में मेरे शौहर की आंख खुल गई। वो मुझे अपने करीब देखकर मुस्कुराया और बोला, लगता है आज मेरी छोटी सी बीवी को मुझ पर बहुत प्यार आ रहा है जो मेरी तरफ इतने प्यार से देख रही है। मैं एकदम से उठकर खड़ी हो गई तो वो बड़े प्यार से मुझे अपने करीब करते हुए बोला, क्या बात है, तुम कुछ दिनों से मुझे परेशान लग रही हो। क्या घर में कोई बात हुई है? देखो अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, जो भी बात हो मुझसे किया करो। उदास मत रहा करो, तुम्हारे चेहरे पर उदासी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अपने डर की वजह से मैं अपने शौहर को कुछ भी ना बता सकी कि कल रात उसने मेरे साथ क्या किया है। वो मेरा हाथ हिलाते हुए बोला कि किन सोचों में गुम हो गई हो तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मैंने कहा, मैं तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। और फिर मैंने क्यों परेशान होना है। इस बात को कुछ ही दिन गुजरे थे कि मेरा दिल अम्मी से मिलने के लिए उदास था। मैं अपनी सास की इजाजत लेकर अपने शौहर के साथ अम्मी के घर चली गई। मेरी शादी के बाद अम्मी काफी कमजोर लग रही थी। कोई भी उनकी देखभाल के लिए नहीं था। खैर हम एक रात के लिए वहाँ गए थे। मैंने खाना वगैरह बनाया। खाना खाने के बाद मेरा शौहर सोने के लिए कमरे में चला गया। मैंने जल्दी से सारे बर्तन समेटे और किचन में धोने के लिए बैठ गई। किचन का काम करते हुए मुझे काफी वक्त लग गया। किचन से फारिग होकर मैं अपनी अम्मी के पास जाकर बैठी ताकि उनसे अपने दिल की बात कर सकूं, क्योंकि एक माँ अपनी बेटी की सबसे अच्छी दोस्त होती है। जब मैंने सारा वाकया अपनी अम्मी को बताया तो वो सुनकर बहुत परेशान हुई और बोली, हानिया मैं तुम्हारी सास से बात करूंगी। मैंने अम्मी को मना कर दिया कि वो तो खुद परेशान है कि मेरे शौहर ने ऐसा क्यों किया, आखिर इसकी क्या वजह है। मैं अम्मी पर कंबल देती हुई बोली, अच्छा अम्मी अब आप सो जाएं, मैं अभी सोने जा रही हूँ। जब कमरे में गई तो कमरे की पूरी हालत बिगड़ी हुई थी। कोई चीज भी अपने ठिकाने पर मौजूद नहीं थी। ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मुझे हैरत का
शदीद झटका लगा। मेरा शौहर हर चीज उठाकर जमीन पर फेंक रहा था और मैं बुत बनी उसकी जानिब देखे जा रही थी। मेरी समझ से बाहर था कि वो ये सब क्या कर रहा है। जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो मेरी तरफ लपका। मैं वहां से भागते हुए कमरे में गई, अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया। अम्मी जो सो रही थी एकदम से उठकर बैठ गई और बोली, हानिया बेटा क्या हुआ है? मैं इस कदर सहमी हुई थी कि मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। काफी देर में दरवाजे के आगे खड़ी रही लेकिन किसी ने भी दरवाजा ना खटखटाया। आधी रात के बाद जब मैंने दरवाजा खोला तो वो चारपाई पर सोया हुआ था। मुझे उससे इस कदर खौफ आ रहा था कि मैंने फिर से दरवाजा बंद कर दिया। वो रात मैंने दरवाजे के साथ टेक लगाकर और बैठकर गुजारी। सुबह होते ही मैंने अम्मी से इजाजत ली और अपने ससुराल अपने शौहर के साथ आ गई। फिर से वही सूरत हाल थी। उसका रवैया मेरे साथ ऐसा था जैसे गुज़श्ता रात कुछ हुआ ही ना हो। मैं इस कदर परेशान थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं किससे अपने दिल का हाल बताऊं कि मेरे साथ क्या गुजर रही है। मैंने हिम्मत करके अपनी सास से बात की कि क्या आपका बेटा शादी से पहले भी ऐसी हरकतें करता था जैसे कि अब करता है? वो कहने लगी, बेटी जहाँ तक मुझे याद है उसने कभी किसी के साथ ऐसी हरकत नहीं की। मेरा बेटा किसी की जान लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं तो खुद परेशान हूँ कि वो ऐसा क्यों करता है। माँ जी क्यों ना इन्हें किसी डॉक्टर के पास लेकर जाया जाए, शायद हमें पता चल सके कि वो ये सब क्यों करते हैं। क्या उनको कोई दिमागी मसला है या उसकी कुछ और वजह है? अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि इतने में मेरा शौहर मेरे सर पर आन खड़ा हुआ और बोला, किसके दिमाग के मसले की बात कर रहे हो तुम लोग? इतना सुनने की देर थी कि मेरा रंग फक हो गया। अगर मेरे शौहर ने मेरी बातें सुन ली तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। ये तो खुदा का शुक्र है कि मेरी सास ने बाहर टाल मटोल कर दी, वरना पता नहीं उस दिन क्या होता। वहशत के मारे मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मैं जल्दी से उठकर कमरे में चली गई। रात हुई। सारे काम निपटाने के बाद जब मैं कमरे में आई तो मेरा शौहर बेचैनी से टहल रहा था। मुझे देखकर वो एकदम रुक गया। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती जब उसके करीब गई तो वो मुझसे बोला, हानिया मुझे नींद आ रही है, जल्दी से रस्सी लो और मुझे बांध दो। मैं उसे बांधने के बाद अपनी सास के कमरे में गई। मेरी सास खुद अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान थी। उनकी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्यों कर रहा है और फिर करके भूल भी चाहता है। मैं अपनी सास से बोली, माँ जी क्यों ना वसीम को शहर के किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाएं, हो सकता है कि उसे कोई ऐसी बीमारी हो जो इलाज करवाने से ठीक हो जाए। तो वो बोली, हानिया बेटा ठीक है, मैं वसीम से बात करूंगी, बहुत जल्द हम वसीम का चेकअप करवाने के लिए शहर जाएंगे। माँ जी के ऐसे कहने पर मुझे बहुत सुकून सा महसूस हुआ। मेरी सास बहुत अच्छी थी। उन्होंने कभी भी मेरी कोई बात नहीं टाली थी। वो मुझे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह समझती थी। दूसरी रात को जब वसीम घर लौटा तो मेरी सास ने उससे दबे लफ्जों में बात की कि मैं तुम्हारा डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहती हूँ। तो वह एकदम से गुस्से से उछल पड़ा कि मुझे क्या है जो आप मुझे डॉक्टर से चेक करवाएंगे? मुझे ऐसी कौन सी बीमारी है जो आप मेरा चेकअप करवाना चाहती हैं? मुझे नहीं जाना किसी भी डॉक्टर के पास। मैं दरवाजे के पास खड़े ये सब सुन रही थी। जब वो बाहर निकलने लगा तो मैं माँ जी के कमरे में गई। वो मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, हानिया मैंने उससे बात की है, वो मेरी बात नहीं मान रहा है। हालांकि पहले ऐसे कभी नहीं हुआ कि उसने मेरी कोई बात टाली हो। पता नहीं अब वसीम ऐसा क्यों हो गया है। हानिया बेटा अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ। मैं बोली, जी माँ जी कहें। तो वो बोली, तुम ही हो जो उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए मना सकती हो। तुम उसकी बीवी हो, उसकी शरीके हयात हो, तुम्हारी बात वो जरूर मानेगा और फिर जो बात प्यार से मनवाई जाए उसे कभी कोई भी इनकार नहीं कर सकता। मैं बोली, माँ जी मुझे वसीम से बहुत खौफ आता है। मुझे तो हर वक्त ही खटका लगा रहता है कि कहीं वो मेरे साथ कुछ बुरा ना कर दे। मैं बात कैसे कर सकती हूँ? अगर उसने गुस्से में आकर मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो? माँ जी बोली, बेटा मैं हूं ना, कुछ नहीं होता। तुम आज वसीम से बात करो, कल सुबह होते ही हम शहर के लिए निकल जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर तुम उससे प्यार से कहोगी तो वो तुम्हारी बात कभी भी नहीं टालेगा और शहर जाने के लिए राजी हो जाएगा। मैंने वसीम से बात करने के लिए हामी भर ली। वसीम से बात करने के लिए जब मैं कमरे में गई तो वो कमरे में मौजूद नहीं था। मैं उसे ढूंढती हुई सहन में आ गई। वो कुर्सी पर बैठा था, पता नहीं किन सोचों में गुम था। मेरी आहट सुनकर वो मेरी तरफ मुड़ा और बोला, क्या बात है, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? मैं बोली, माँ जी चाहती हैं कि आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाएं। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मैं किसी बीमारी में मुब्तला हूँ? मैं बोली, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, आखिर चेकअप करवाने में क्या हर्ज है? तो वो मेरी तरफ देखते हुए बोला,
ठीक है, मैं अपनी बीवी की बात कैसे टाल सकता हूँ। माँ जी से कहना कि तैयार रहें, सुबह हम चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे। अगले दिन सुबह सवेरे मैं और वसीम डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए सुबह सवेरे घर से निकल पड़े। माँ जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो हमारे साथ ना चल सकी। डॉक्टर अकरम शहर के बहुत मशहूर और अच्छे डॉक्टर थे। हम उनके क्लिनिक में वेटिंग रूम में बैठे अपनी बारी का इंतजार करने लगे। जो ही हमारा नंबर आया, मैं और वसीम डॉक्टर के कमरे में गए। चाहते ही डॉक्टर ने हमारा मसला पूछा तो वसीम के बजाय मैंने बयान किया। वसीम हैरत से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने डॉक्टर को बताया कि एक दिन वसीम ने मेरी जान लेने की कोशिश की, लेकिन मैं हैरान इस बात पर थी कि वह अगली सुबह बिल्कुल नॉर्मल था। डॉक्टर ने कुछ बातें उससे भी पूछी। मैंने डॉक्टर को यह भी बताया कि मैं हर रात वसीम को एक रस्सी से बांधती हूँ। डॉक्टर ने हम दोनों की बात सुनने के बाद बताया कि आप लोग टेंशन मत लें, ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इनको नींद में चलने की बीमारी है। नींद में इन्हें कुछ पता नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं। आप फिक्र मत करें, इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ जो आप बाकायदगी से इन्हें देती रहना, और अभी इन्हें रस्सियों से बांधने की भी कोई जरूरत नहीं है। इस दवाई के एक दिन के इस्तेमाल से आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा। हम दोनों डॉक्टर का शुक्रिया अदा करते हुए क्लिनिक से बाहर आ गए तो मेरे शौहर बोले, अगर हम शहर आ ही गए हैं तो चलो मैं तुम्हें किसी अच्छे से होटल में खाना खिलाता हूँ। खाने के दौरान वसीम मुझसे बोला, हानिया क्या वाकई मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता हो तो मैं सारी जिंदगी खुद को कोसता रहता। मैं बोली, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आपने कौन सा जानबूझकर ऐसा किया था। खाना खाने के बाद हम गाँव जाने वाली बस में बैठ गए। जब हम घर पहुंचे तो माँ जी बड़ी बेसब्री से हमारा ही इंतजार कर रही थी। मैंने माँ जी को तसल्ली दी कि डॉक्टर ने कहा है कि ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। ये सुनने के बाद वो बहुत खुश हुई। वो मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा ये सब तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हो सका है। अल्लाह ताला तुम जैसी बहू हर किसी को दे। मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। अब वसीम पहले से बहुत बेहतर है। नींद में चलने की आदत तो उन्हें अभी भी है, मगर वो अब कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करते जिससे कि मुझे तकलीफ हो। अब मैंने उन्हें कभी रस्सी से भी नहीं बांधा। मैं अब खुद को महफूज महसूस करती हूँ। ऐसा नेक और अच्छा शोहर मिलने पर खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।